हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू MKJC। और आज हम लोग अपना जो चैप्टर इतने लेक्चर से चल रहा था, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको कंक्लूड कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि आज हमारे लेक्चर में एक बच्चे का जन्म होने वाला है। पर बच्चे का जन्म होने से पहले हमने ऑर्गेनोजेनेसिस तो पढ़ी ही नहीं थी। हमने जो पिछला लेक्चर था बेटा, वहां पे हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक किया था। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दी ऑर्गेनोजेनेसिस। क्योंकि बेबी के जब ऑर्गन डेवलप होंगे उसके बाद ही तो फिर वो जब फुली ग्रोन होगा, इट फुली डेवलप्ड बेबी, उसी का तो हम पार्चुरेशन करवाएंगे, है ना। ओके, चलिए तो अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, मैं इससे पहले भी बता रही थी कि लास्ट हम क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात हम लोगों ने कर ली थी। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जितनी भी है, बस इनके बारे में इतना आपको सफिशिएंट है जानना, इससे ज्यादा कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पे। ऑर्गेनोजेनेसिस मींस, ऑर्गेनो refers to the organs and genesis refers to their formation. तो क्या है organogenesis? It is the process of formation, it is the process of development of organ in the developing fetus. fetus के अंदर क्या होगा, organs की जब formation start हो जाएगी, कहाँ से होगी, याद है कहाँ से होगी? हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं, कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और उनसे किस किस से कौन कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। कब होता है ये? ड्यूरिंग जेस्टेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग जेस्टेशन। और ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स में जेस्टेशन कितना लंबा होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 9 months। वाई अप्रोक्सीमेटली? ±9 days आप लगा के चल सकते हैं। तो कितना हो गया ये? अराउंड 280 days के आसपास। और जेस्टेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से लेके टिल डिलीवरी तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जेस्टेशन। कितने टाइम के लिए फीमेल प्रेग्नेंट रही? किस दिन हुई प्रेग्नेंट? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन से हम कहेंगे अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। तो फर्टिलाइजेशन के डे से लेके और कहां तक? टिल जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता। काउंट कैसे करते हैं डॉक्टर्स? जो है एक अप्रोक्सीमेट डेट फीमेल को बता देते हैं कि इतने डेज के या इतने मंथ के बाद इस डेट के आसपास जो है आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो वो डे कैसे निकालते हैं? जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल गया है वहां से हम फर्स्ट डे काउंट करना शुरू कर देते हैं ऑफ दी, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट थी, तो दैट इज दी फर्स्ट डे। मतलब वो फिनिश अप हो गया, तो वहां से हम क्या लेके चलेंगे? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो उसको हम डे 1 काउंट करके और टिल उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा देते हैं कि अगर इस दिन पीरियड्स लास्ट थे तो कितने दिन के बाद एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होगी फीमेल के लिए। तो जेस्टेशन हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 9 months का है, 280 days का है। तो इस दौरान क्या क्या हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हुई? क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है? जानना ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए। अब ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं वो जानने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है ना, पहले तो हम इसको ना 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं। देखो हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 months का टोटल जेस्टेशन होता है ना बेटा। तो फर्स्ट 3 months को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट 3 month मीन्स 4 to 6 month, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द सेकेंड ट्राइमेस्टर। और ये जो 7 8 9 है, दिस इज नोन एज द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमने टोटल जेस्टेशन पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं कि किस मंथ में, किस ट्राइमेस्टर में कौन कौन से ऑर्गन बने हैं, कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हुए हैं। तो बेटा सबसे पहले लिख लीजिए 1 month। आफ्टर 1 month क्या होता है? 1 month का मतलब क्या है? अराउंड 4 weeks क्या हो जाता है? हार्ट डेवलप्स, हार्ट डिवेलप्स।
और एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये बीटिंग हार्ट इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द लिविंग फीटस, कि अंदर कोई फीटस डिवेलप हो रहा है। क्या है ये, द सिंबल ऑफ डेवलपिंग फीटस, कि बॉडी के अंदर कोई चीज अब डेवलप हो रही है जो धड़क रही है, जिसका दिल धड़क रहा है। तो फर्स्ट मंथ पे अराउंड 4 वीक्स पे जो है हार्ट बन जाता है, और हार्ट बन के धड़कना भी शुरू कर देता है। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो स्टेथोस्कोप से बड़ा इजीली रख के डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उस हार्ट बीट को सुना भी सकता है, उसको सेंस किया जा सकता है। तो फर्स्ट मंथ पे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम क्या देख सकते हैं कि हार्ट इज बीटिंग इनसाइड द डेवलपिंग फीटस। अब क्या आ गया 1 मंथ के बाद, अब आप आ जाइए सेकेंड मंथ पे। सेकेंड मंथ का मतलब क्या है, कितने वीक्स हो गए, अराउंड 8 वीक्स। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिजिट्स एंड लिम्स डिवेलप, क्या बनने शुरू हो जाते हैं, डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं, लिम्स बनने शुरू हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, एट द एंड ऑफ, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अभी थर्ड पे तो हम कहाँ आ गए, है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कितने वीक्स के बाद की बात कर रहे हैं हम, अराउंड 12 वीक्स के बाद, मतलब 3 मंथ्स के बाद। यहाँ पे यहाँ बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्या हो जाएगा फीटस के अंदर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आप कह सकते हो ऑर्गन सिस्टम डिवेलप्स, ऑर्गन सिस्टम डिवेलप हो जाते हैं, लिम्स डिवेलप हो जाती हैं। ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो जाता है। और उसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब समझ रहे हैं, क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस इन दी मेल एंड वेजाइना इन दी फीमेल। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के जो ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सेक्स को डिटरमिन किया जा सकता है कि ये जो फीटस अंदर पनप रहा है ये मेल फीटस है या फीमेल फीटस है। उसके बाद आ जाइए बेटा एट 5th मंथ, किसकी बात कर रहे हैं हम, 5th मंथ। 5th मंथ पे क्या हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट्स, बच्चा जो है मूवमेंट करनी शुरू कर देता है मदर की बॉडी के अंदर। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, हेयर डेवलप्स ऑन दी हेड, हेयर्स डेवलप्स ऑन दी हेड, हेड के ऊपर जो है बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, और बच्चा जो है किक मारना शुरू हो जाता है, मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आ जाइए अब आप एट 7th मंथ, या यू कैन से द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना, अभी 7th तो बड़ा लेट हो जाएगा, हम लिख लीजिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कितने भी कितने मंथ्स के बाद बात कर रही हूँ मैं, आफ्टर 6 मंथ्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है 6 मंथ। यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, बॉडी विल बी कवर्ड ओवर बाय दी हेयर, बॉडी कवर्ड ओवर बाय हेयर, बॉडी के ऊपर भी बाल आ जाएंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, आईलिड्स ओपन, बच्चे को दिखना शुरू हो जाएगा, आई लैशेज फॉर्म्ड, ये सारे काम हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ट्राइमेस्टर पे बेबी विल बी, क्या हो जाएगा, बेबी नहीं बोलेंगे, अभी फीटस बोलेंगे, फीटस इज फुली ग्रोन एंड रेडी टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी। तो फुली डेवलप्ड fetus ready for पार्चुरेशन। बच्चा क्यों पार्चुरेशन के लिए रेडी होगा, नहीं, मदर होती है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं रेडी फॉर एक्सपल्शन।
कि बॉडी से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का चार्ट, बस इससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो 1 मंथ पे हार्ट बन जाएगा, जिसको विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, है ना, पता है ना बच्चों को स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप, हाँ, स्टेथोस्कोप क्या होता है? डॉक्टर के जो ईयरफोन्स होते हैं वैसे लगा के टक 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 चेक करता है ना, दैट इज स्टेथोस्कोप। तो उसकी हेल्प से हम वो हार्ट बीटिंग जो है सुन सकते हैं। 2nd मंथ पे डिजिट स्लिम्स बन जाएंगी। 3rd तक मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ मतलब 5th मंथ में क्या हो जाएगा? मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत अर्ली भी हो सकती है, हल्का फुल्का 5-7 दिन लेट भी हो सकती है। तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, हेयर विल बी डेवलप्ड ऑन दी हेड। उसके बाद 7th मंथ पे क्या हो जाएगा? बॉडी विल बी कवर्ड ओवर बाय द हेयर, आई लैशेस बन जाएंगी, आईलिड्स खुल जाएंगी, बच्चा देखना सुनना शुरू कर देगा। एट द एंड ऑफ द 3rd ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी फुली 9 मंथ्स। तो पूरे 9 मंथ्स पे क्या हो जाएगा? डेवलप, जो फीटस है दैट विल बी फुली डेवलप्ड एंड इट इज रेडी फॉर दी एक्सपल्शन। चलिए आ जाइए, फिर एक्सपेल करा दिया जाए। फीटस क्या हो गया? फुली डेवलप्ड है। फीटस समझ रहे हैं ना, मैं बार बार डिफरेंस बता देती हूँ आपको। एम्ब्रियो वो है जो भी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी ऑर्गन्स आइडेंटिफाइबल नहीं है। फीटस कब है? जब ऑर्गन्स आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए, उनके रूडिमेंट्स दिखने स्टार्ट हो गए, देन इट इज नोन एज अ फीटस। और जब बॉडी से बाहर आएगा देन इट इज एन इन्फेंट। तो अभी बॉडी के अंदर ये फीटस, तो हम इसे क्या कहेंगे? अ फुली ग्रोन फीटस। तो उसका आज हमें कराना है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी। हमें बेबी यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, वी आर नॉट लेमेंस, वी आर बायोलॉजिस्ट। तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ फुली ग्रोन फीटस। कहां से डिलीवर होगा बेबी? वाया बर्थ कैनाल। क्या थी बेटा बर्थ कैनाल? वेजाइनल कैनाल प्लस सर्विकल कैनाल। बर्थ कैनाल हम किसको बोलते हैं? सर्विक्स प्लस सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। तो अब आ गया वो टाइम कि अब पार्चुरेशन के लिए फीटस रेडी है। तो कैसे पता चलेगा? मैम लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं। अब लेबर पेन कैसे स्टार्ट होती हैं? उसके लिए वो जो स्टिमुलस है कहाँ से रिसीव हुआ मदर को, कि भैया अब जो फीटस है दैट इज फुली ग्रोन। वो जो स्टिमुलस आता है दैट स्टिमुलस इज आल्सो डेवलप्ड बाय द फीटस इटसेल्फ। फीटस और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कौन सा पार्ट? द मेटरनल, क्योंकि प्लेसेंटा दो चीजों का बना हुआ था, फीटल पार्ट का, मेटरनल पार्ट का। तो फीटल प्लेसेंटा आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा प्लस फीटस की जो मूवमेंट्स होगी मदर की बॉडी के अंदर, ये दोनों मिलके क्या बना देती हैं? एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हम इसको बोलते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितना भी पार्चुरेशन का प्रोसेस है बेटा, इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। मुझे लगता है ना मदर पेन ले रही है, ये है वो, अल्टीमेटली उसकी बॉडी से जो है फुली ग्रोन फीटस बाहर आ जाएगा। तो मैकेनिकल पेन वो तो हो ही रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस तो एक साइड है, एक्चुअल में ये क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको नहीं पता। इसीलिए इस सारे प्रोसेस को, क्योंकि जो सामने से दिख रहा है वही दिख रहा है, जो अंदर हो रहा है वो नहीं पता। और वो अंदर क्या हो रहा है? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। क्या है पार्चुरेशन? क्या है? इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। अब इसका मीनिंग समझते हैं बेटा आप। न्यूरो का मतलब क्या है? हमारे न्यूरॉन्स, हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, हमारी सेंसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। और एंडोक्राइन का मतलब सेवरल हॉर्मोन्स आर आल्सो इन्वॉल्व। तो न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है या मैकेनिज्म है ये पूरा का पूरा। कैसे होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब मैम ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? स्टिमुलस आता है कहां से? फुली ग्रोन फीटस से। स्टिमुलस फ्रॉम फुली ग्रोन फीटस प्लस
प्लेसेंटा। जब फीटस फुली ग्रोन हो गया ना मदर की बॉडी के अंदर, तो वहां से स्टिमुलस आएगा। कैसे आता है वो स्टिमुलस पता है? सपोज ये मदर का वोम है बेटा, यूजुअली बेबी का हेड ऐसे इधर इधर या इधर इधर इस तरह से होगा, दिस इज दी हेड, दिस इज दी बाकी की बॉडी। लेकिन जब 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 बच्चे को पैदा किया, अब मैं फुली ग्रोन हूं, तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है इनसाइड दी यूटेरस। वो बेबी जो यहाँ पे था, वो यहाँ की बजाय उसका हेड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और बाकी के बॉडी पार्ट कहाँ हो गए? इधर। बेबी क्या हो गया? उल्टा। उसका सर कहाँ पे आ गया? ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? दिस इज दी सर्विक्स। बेबी का जो हेड है ना, वो कहाँ पे आ गया? देखो ये सर है, ये उसकी, अरे 3 टांगे क्यों बन गई? 2 टांगे। ये बेबी पहले ऐसे था, ऐसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जब बेबी को बॉडी से बाहर आना, मतलब कि अब वो फीटस फुली ग्रोन है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अपनी पोजीशनिंग कर लेगा। इस पोजीशनिंग का मतलब क्या है? कि जो उसका हेड है वो कहाँ पे आके टिक जाएगा? टूवर्ड दी सर्विक्स। तो सर्विक्स पे वो वेट डालेगा, पहला काम। और सर्विक्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या हुआ पड़ा था? यहाँ पे म्यूकस 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 भरा पड़ा हुआ था, जिसको हमने कहा म्यूकस प्लग्स। किसकी वजह से? म्यूकस सर्विक्स के अंदर क्या प्रेजेंट थी? सर्विकल ग्लैंड्स। और वो सर्विकल ग्लैंड्स को कौन स्टिमुलेट करता है इतना ज्यादा कि वो इतना म्यूकस प्रोड्यूस करे? वो था प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी थिकन कर रहा था, मेंटेन कर रहा था प्रेगनेंसी को। दूसरा, सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, उन ग्लैंड्स को भी क्या कर रहा था? स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा था, उनको भी वो एक्टिवेट कर रहा था कि आप म्यूकस सिक्रीट कीजिए। और यहाँ पे वो म्यूकस बिल्कुल, म्यूकस प्लग लग जाता है, म्यूकस बिल्कुल थिक वाला म्यूकस यहाँ भर जाता है, ताकि ये सर्विक्स टाइम से पहले नहीं खुले। अब टाइम आ गया है जब फीटस हो गया फुली ग्रोन, उसने अपना पोजीशन ले लिया। इस हेड की वजह से क्या हो जाएगा? हेड नीचे है और बच्चा मूवमेंट तो करेगा ही, ये सबसे विगरस मूवमेंट होंगी बेबी की। तो उन मूवमेंट की वजह से क्या होता है? एंड प्लस 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 प्लेसेंटा। फीटस, फुली ग्रोन फीटस और प्लेसेंटा, वो अब क्या भेजेंगे? मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजेंगे कि भैया रेडी है सब कुछ, अब इसको बाहर निकाला जाए। तो ये जो सिग्नल जाता है मदर की पिट्यूटरी तक, इस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? दिस सिग्नल इज नोन एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या है ये? दिस इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन का मतलब समझ रहे हो? फीटस अब बाहर आएगा बॉडी से। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करेगा? स्टिमुलेट्स दी, ये रिफ्लेक्स क्या करता है? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो बेटा ध्यान देना, यहीं पे बस आप मिस्टेक करते हो। और 11th में आपको पढ़ाया भी गया है कि पिट्यूटरी से मैक्सिमम हार्मोन जो है कहां से निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, मतलब बच्चे की मूवमेंट्स और जो प्लेसेंटा है फुली ग्रोन, वो कुछ सिग्नल्स भेजता है, न्यूरल सिग्नल। किसके पास भेज रहा है? मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स। और जब भी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है? ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। क्या सिक्रीट करेगी? हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे बड़ा काम ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये क्या कोज करवाएगा? ये कोज करवाएगा बेटा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। मसल्स कहाँ से आ गई मैम पिक्चर में? बिल्कुल आ गई बेटा। ये देखो, ये था यूटरस। यूटरस की सबसे बाहर की लाइनिंग जो मैंने बनाई है, दिस इज पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम के बाद अंदर मैंने कहा था ना मसल, मस्कुलर लेयर भी जो है ये भी खूब थिक डेवलप होती चली जाती है ड्यूरिंग 9 मंथ ऑफ दी जेस्टेशन। और उसके अंदर प्रेजेंट थी क्या? एंडोमीट्रियम। और इस एंडोमीट्रियम के अंदर अब पूरा का पूरा क्या डेवलप था? यहाँ पे पूरा का पूरा फीटस डेवलप हो चुका है। और ये सारा का सारा ऑलमोस्ट कहाँ आ चुका है? इसको अब ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। ये पूरा का पूरा कहाँ पे जगह ले चुका है? यहाँ पे ऐसे सेंटर में पड़ा हुआ है। और जितनी एंडोमीट्रियम थी वो यहाँ आसपास, ये वो सब घूम गया है। कोरियोन बन गई, एमनियोन बन गई, एलेंटोस बन गया, योक सैक बन गया। तो फीटस हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ। और फाइनल पोजीशन में जब फाइनली फीटस बन चुका है, तो उसने पोजीशन क्या ली हुई है इस वक्त? उसका हेड नीचे है, लेग्स उसकी यहाँ पे, तो वो उल्टा है इस वक्त। और यहाँ नीचे क्या प्रेजेंट है? यूटेरस का ये टाइट वाला पार्ट क्या होता है? दिस इज सर्विक्स। तो यहां से सिग्नल गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई और उसने ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन स्टार्ट करवा दिया। अब ऑक्सीटोसिन
क्या करेगा, ये जो मायोमीट्रियम वॉल थी ना एंडोमीट्रियम के नीचे और पेरीमीट्रियम के अंदर, बीच वाली वॉल थी जो दैट वो स्मूथ मसल लेयर की बनी हुई थी, वहां पे क्या करता है वो इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन कोज करवा देता है। तो ये क्या हो गई, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। अब ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ना बेटा, देखो अब ये क्या करने वाली है, इस सारे को तो अभी हम कर देते हैं इरेज, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ना बेटा, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगी, ये अगेन इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या देंगी, पॉजिटिव फीडबैक। मैम आप ये मत लिखा करो नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, हमें नहीं समझ में आती, लो समझा देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने कोज करवाया मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगी, ये मसल्स दोबारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फिर स्टिमुलेट करेंगी, यहां तक सिग्नल भेजेंगी और ऑक्सीटोसिन चाहिए, ये और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगी, उससे और ज्यादा मस्कुलर मूवमेंट, ज्यादा मस्कुलर मूवमेंट, वो फिर और ज्यादा सिग्नल भेजना शुरू कर देंगी टू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कि भैया फिर स्टिमुलेट हो जाओ। जितना ये स्टिमुलेट होगी उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता रहेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आता रहेगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती रहेंगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती रहेंगी वो उतना ज्यादा दोबारा जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना शुरू हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, कि जो चीज इसको इसको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से बन रही थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि वो क्या सिक्रीट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन। तो जो इसको बना रहा है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से डेवलप हो रही है, ड्यू टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन, तो ये जाके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अपने कोज को ही बढ़ा रही है इस वक्त, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और अगर ये जाके इसको डिस्टिमुलेट कर रही होती, रोक रही होती है, नहीं 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 ऑक्सीटोसिन मत बनाओ मत बनाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो ये क्या दे रही है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पॉजिटिव फीडबैक, जिसकी वजह से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता चला जा रहा है, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती चली जाएंगी। और जब ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं कि द फीमेल इज इन लेबर नाउ, इनको हम बोलते हैं लेबर पेन्स। और जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और बनती है, अब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसको रिसीव करने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर। वो रिसेप्टर्स मैम कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं बेटा, ये जो मायोमीट्रियम मैंने बनाई थी ना, मस्कुलर स्मूथ मसल लेयर की जो लेयर थी, तो रिसेप्टर्स मैं लिख ही देती हूँ, रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन मायोमीट्रियम। और मायोमीट्रियम किस चीज की बनी हुई थी बेटा, स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल सेल के ऊपर रिसेप्टर्स, अब आप कहोगे मैम ऑक्सीटोसिन बढ़े चला जा रहा है, हर बार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको और बढ़ा रही है, ये इसको बढ़ा रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है, ये इसको बढ़ा रहा है, ये इसको, तो ये चक्कर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। लेकिन इतना ऑक्सीटोसिन जो सिक्रीट हो रहा है, इसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर तो थोड़े नहीं पड़ जाएंगे मायोमीट्रियम पे, बिल्कुल पड़ जाएंगे। इसीलिए बेटा पार्चुरेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, लेवल ऑफ estrogen also rises, इस्ट्रोजन के लेवल भी राइज हो जाते हैं। इस्ट्रोजन के लेवल क्या करवाते हैं, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर है ना ऑक्सीटोसिन, इनका नंबर इंक्रीज करवा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अब बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा। माना 100 मॉलिक्यूल है तो उनको रिसीव करने के लिए भैया रिसेप्टर भी तो चाहिए, फिर वो 200 हुए, फिर 5 हुए, फिर 1000 हुए, 10,000 हुए, जितने भी है, मतलब समझ रहे हो ना, न्यूमेरिकल में वैसे ही बोल रही हूँ हाइपोथेटिकली। तो अब ये बढ़े हुए ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, कहाँ पे, मायोमीट्रियम पे। तो मायोमीट्रियम पे वो रिसेप्टर को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, इस्ट्रोजन का। और ये फिनोमिना मैंने क्यों बताया बेटा, इसका भी रोल आपको आएगा, इसके बारे में हमने अभी बात करनी है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहीं पे आपको बता दी, क्योंकि हमारी बायो में भी दोबारा जेनेटिक्स में मैं इस चीज को लेके आऊंगी दोबारा से। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा कि लेबर पेन्स कैसे स्टार्ट होंगे, लेबर कहाँ से, तो कहाँ से वो स्टिमुलस आएगा, उस स्टिमुलस को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उस स्टिमुलस में किसका हाथ होता है, क्या सिर्फ बेबी का, फुली ग्रोन फीटस का होता है, नहीं, मदर का भी होता है। मदर का क्या है, ये सारा का सारा जो भी रिफ्लेक्स मदर तक पिट्यूटरी तक पहुंच रहा है, उसमें कौन इन्वॉल्व है,
मदर के अपने न्यूरॉन, उसके अलावा क्या इन्वॉल्व है बेटा, उसके एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें देखो हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, मदर की पिट्यूटरी से ही तो निकल रहा है, और मदर का साथ में प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो फीटस मदर दोनों से मिला के ये टोटल रिफ्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है, उससे ऑक्सीटोसिन निकला, ऑक्सीटोसिन ने पहले क्या करवाई, माइल्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। मस्कुलर नहीं अच्छी लग रही तो आप इसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो माइल्ड है, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगी, इसको दोबारा से स्टिमुलेट कर देंगी कि और ज्यादा बनाओ, ये लो जी और ज्यादा बन गया। अब और ज्यादा से क्या होंगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का तो काम है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइम के साथ जैसे 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 टाइम बीतेगा, ये कॉन्ट्रैक्शंस जो और स्ट्रॉन्ग और विगरस होती चली जाएंगी, और अल्टीमेटली जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेबर पेन होंगी ना, उसकी वजह से बेबी विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब आ गए फेजेस ऑफ पार्चुरेशन। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि लेबर पेन्स कैसे स्टार्ट होंगी। अब जो ये पार्चुरेशन का पूरा प्रोसेस है बेटा, इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेजेस। कितने, 3 फेजेस में बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज होता है हमारे पास डायलेशन। कौन सा फेज है, इट इज नोन एज द डायलेशन फेज। डायलेशन फेज के अंदर क्या होता है, देखो फीटस के बाहर मैंने कल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बताई थी। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट थी, कोरियोन, उसके अंदर क्या थी, एमनियोन, एमनियोन के अंदर क्या पड़ा था, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर कौन पड़ा हुआ था, पूरा का पूरा फीटस पड़ा हुआ था, ऐसे पूरे फ्लूइड के बीच में आराम से बैठा हुआ था। अब क्या होगा, कोरियोन एमनियोन सब कुछ क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, एमनियोटिक बैग रप्चर हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो है बह के बाहर आ जाएगा थ्रू दी बर्थ कैनाल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो है मतलब एक तरह से मॉइस्ट कंडीशंस हो जाएंगी, और ल्यूब्रिकेट हो जाएगा सारा का सारा पाथ, किसका, जहां से बेबी अभी डिलीवर होगा। तो डायलेशन फेज में क्या होगा, कोरियोन एंड एमनियोन ruptures, amniotic fluid came out, amniotic fluid came out या comes out, जो भी है अपना टेंस ठीक कर लेना, comes out and lubricate the birth canal। ये सब कुछ तो हो गया बेटा डायलेशन फेज में। और यहाँ पे क्या होगा, इसको डायलेशन फेज बोलते क्यों है, इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, सर्विक्स बिकम्स डायलेटेड। अब सर्विक्स अब तक जो टाइट थी उसका वो म्यूकस प्लग डिसॉल्व हो जाएगा, और सर्विक्स क्या है, डायलेट, अपने आप लूज पड़नी शुरू होगी और वो खुलनी शुरू हो जाएगी। कई बार होता है ना, मदर लेबर में पड़ी हुई है कि अरे इतनी पेन्स आ रही इतनी पेन्स आ रही है, लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हो पा रहा, किस वजह से, ये जो सर्विक्स है ना ये रिलैक्स नहीं हो पा रही है, ये डायलेट नहीं हो पा रही है। तो जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं होगी तब तक उसका पाथ बनेगा ही नहीं बेबी का। और बहुत बार तो होता है, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो हाँ 3 इडियट्स, उसमें दिखाते हैं ना लास्ट में, वो मदर जो है इतना पेन ले रही है, सब कुछ ले रही है, अल्टीमेटली वो पेन्स की वजह से फेंट होने लग जाती है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही बेबी को, क्योंकि उसका जो सर्विक्स है वो अभी डायलेट हुआ ही नहीं। और जब सर्विक्स डायलेशन की बारी आती है तब तक वो बेचारी खुद फटीग्ड होके जो है फेंट हो जाती है। तो उस वक्त क्या करते हैं, बर्थ कैनाल के थ्रू क्या डालते हैं वो लोग, वो आई थिंक वो कुछ वैक्यूम पंप टाइप चीज, और उससे वैक्यूम से जो है बेबी को बाहर खींच के ले आते हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ता, सिजेरियन मींस सी सेक्शन, एब्डोमेन पे कट लगा के वहां से बेबी को बाहर निकाला जाता। अभी नॉर्मल डिलीवरी के अंदर बेबी कहाँ से आता है, थ्रू दी बर्थ कैनाल। तो यहाँ पे सर्विक्स डायलेट होगी, उसके साथ साथ मैंने एक हार्मोन बताया था ना, जब उसके प्लेसेंटा के हार्मोन बता रही थी, रिलैक्सिन हार्मोन फ्रॉम दी ओवरीज, वो रिलैक्सिन हार्मोन अब वो भी पिक्चर में आएगा, वो भी कोज करवाता है इस सर्विक्स की डायलेशन। और साथ में हमारी हिप बोन का जो एक जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, और उस प्यूबिक सिम्फाइसिस की वजह से क्या हो जाएगा, जो हड्डियों के जोड़ एक तरह से समझो खुल गए, और अब इजी पार्चुरेशन हो जाएगा थ्रू दी पेल्विक बोन्स वहां पे
क्योंकि पेल्विक, इस पेल्विस रीजन से ही तो डिलीवरी हो ना, सारा का सारा पुश हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा जो है, जो जॉइंट है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है फॉर इजी पार्चुरेशन। तो ये वाला जो पूरा का पूरा डायलेशन फेज होता है ना बेटा, इट टेक्स अबाउट 12 to 14 आवर्स। कईयों में जल्दी अगर सर्विक्स डायलेट हो जाती है, इट टेक्स 2 आवर्स टू, लेकिन नॉर्मल ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं 12 से 14 आवर का ये फेज होता है। सेकंड फेज बेटा हमारे पास आ जाता है, जिस पे फेज को हम बोलते हैं एक्सपल्शन फेज। इस एक्सपल्शन फेज में देखो, इसका नेम ही बता रहा है, बेबी इज, या बेबी अभी भी नहीं बोलूंगी मैं, क्या कहूंगी, फुली ग्रोन फीटस इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू बर्थ कैनाल। फुली डेवलप्ड या fully grown fetus is expelled out of the mother's body through birth canal। बाहर गया बच्चा किस वजह से, भैया बहुत सारी क्या लग रही हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस पे नीचे की तरफ धक्का लगता है, नीचे की तरफ धक्का लगने की वजह से बेबी पे क्या आ रहा है, पुश। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा डाउनवर्ड पुश लगेगा फीटस के ऊपर, और वो क्या करेगा, बॉडी से बाहर आने की कोशिश, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो पुल होगा, और यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स का भी हाथ होता है, वो एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और क्या करती हैं, बेबी को बाहर की तरफ पुश करती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपल्शन फेज। और ये फेज कितना, अबाउट हाफ एन आवर का होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के अराउंड है ना, 30 to 45 मिनट्स भी समटाइम लग जाते हैं, तो अबाउट 30 मिनट का ये सब होता है। और जब बेबी, फुली ग्रोन बेबी अब जब बाहर आ गया है, तो क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट एंड लाइगेटेड। अम्बिलिकल कोड को भी तो काटना पड़ता है ना, क्योंकि वो भी मदर के साथ अटैच्ड है, उसके थ्रू बच्चा बाहर आ गया, उसकी कोड अभी भी साथ के साथ लटकती जा रही है, तो उस कोड को कट किया जाता है, उसको सील किया जाता है, फिर धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद वो ड्राई अप होके झड़ जाती है, और वही आपका क्या बन जाता है, नेवल पॉइंट। समझ में आ गए, तो नेवल पॉइंट के थ्रू ही आपकी वो अम्बिलिकल कोड से आप मदर के तक जुड़े हुए थे उस कोड के थ्रू। और यहाँ पे इस फेज में अभी और क्या हो जाता है, जितना भी जो प्लेसेंटा था, देखो लेबर के टाइम पे, डायलेशन फेज के टाइम पे, वो जो प्लेसेंटा है ना, वो भी यूटरस की वॉल को छोड़ देता है। तो इसलिए अब थर्ड फेज क्या आ गया यहाँ पे, थर्ड फेज आ जाता है बेटा, विच इज नोन एज दी प्लेसेंटल फेज, या इसी फेज का एक और नेम होता है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ। अब ये फेज क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये बेटा 30 मिनट से लेके और 45 मिनट्स तक का हो सकता है। अब इसमें आफ्टर बर्थ में क्या है, बेबी बाहर आ गया बॉडी से, बेबी के बाहर आने के बाद अभी भी मदर की बॉडी के अंदर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होगी। वो क्यों होगी, बेबी मदर की बॉडी के अंदर पूरा का पूरा भी प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो ये पूरा प्लेसेंटा था, ये थी अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पे था फीटस। फीटस बाहर आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हमने काट दी, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, ये तो अभी अंदर ही पड़ा है बॉडी के। इसके अलावा फीटस की जो मेम्ब्रेन्स थी, बाकी के उनके जो बचे हुए लेफ्ट ओवर पार्ट है, वो सारा पड़ा हुआ है। अम्बिलिकल कॉर्ड का ये कटा हुआ बाकी का हिस्सा ये पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा डेसिडुआ, डेसिडुआ अलोंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो फीटल मेम्ब्रेन के अगर कुछ रिमेन्स रह गए हैं, वो सारे के सारे फिर रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम दी यूटेरस। या तो वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से खुद बाहर आ जाते हैं, या डॉक्टर वहां पे उसको रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ। इसमें क्या लिखेंगे, प्लेसेंटा, अभी प्लेसेंटा लिख लीजिए, या इसको आप डेसिडुआ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी तो जड़ी है ना बेटा अभी यहाँ से। तो प्लेसेंटा, डेसिडुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिए, तो प्लेसेंटा प्लस डेसिडुआ प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव्ड आउट फ्रॉम द यूटेरस। अब हो गया यूटेरस खाली, अब कोई डर नहीं है, उसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन
जो है बंद हो जाती हैं, ब्लीडिंग जो है दोबारा से सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो डायलेट हो चुकी थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दोबारा बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और उसके साथ साथ लेकिन कौन सी ब्लीडिंग चलती रहेगी, जो 9 मंथ से मेंस्ट्रुएशन अभी नहीं हुआ था, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो अभी शेड हुई है साथ में, क्योंकि बेबी तो निकल गया, उसी को नरिश करने के लिए बनी थी, तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो अब 9 मंथ से रुकी बनी हुई जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो धीरे 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 ब्लीडिंग के थ्रू वो सारा कुछ जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और ये फेज चलता है फिर 30 to 35 डेज या 30 से 40 दिन आप लगाइए, ये पूरा का पूरा ब्लीडिंग फेज चलता है। जब वो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम सारी की सारी स्क्रैप ऑफ हो गई, झड़ गई, सब कुछ बाहर आ गया, अब दोबारा यूटेरस अपनी वही पोजीशन, शेप एंड साइज ले लेगा एंड मदर इज हेल्दी अगेन। गॉट इट? तो ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया बेटा पार्चुरेशन का। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एक बच्चे का जन्म हो चुका है। अब जन्म हो चुका है तो क्या करना चाहिए भाई, उसको फीड भी करा देनी चाहिए। क्यों छोटे बच्चे को भूखा रखा, तो आ जाइए उसकी फीडिंग की तरफ। तो लैक्टेशन क्या होता है? फीडिंग प्रोसेस क्या है? इट इज दी फीडिंग ऑफ न्यू बॉर्न। नए पैदा हुए बच्चे को जब फीड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। और इस लैक्टेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, ये सारा प्रोसेस भी क्या है, ये सारा प्रोसेस भी बेटा हार्मोनल है प्लस न्यूरल भी है। यहाँ पे भी नर्व्स का काम आने वाला है। होता क्या है अभी देखो, एक हार्मोन बन रहा था प्लेसेंटा, एक तो बना रहा था, क्या बना रहा था, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। हॉर्मोन्स कौन कौन से, हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं। हॉर्मोन था, एक तो हॉर्मोन था ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन, क्या नेम था इसका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और एक और हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। इन हार्मोन ने क्या करवाया ड्यूरिंग द 9 मंथ ऑफ जेस्टेशन, इन हार्मोन्स ने क्या करवाया, मेमोरी ग्लैंड्स, मैंने कहा था ना डेवलप होंगी, वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड तो कौन करवा रहा था, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन क्या करवा रहा था, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। डेवलपमेंट नहीं, आप यू कैन राइट डाउन दी ग्रोथ, है ना, फर्दर ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड एंड दी डक्ट्स, जो मेमोरी डक्ट्स थी उनको ये डेवलप करा रहा था। और इसमें इसका हाथ कौन बटा रहा था, वो हाथ इसका बटाया जा रहा था प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलके मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फर्दर ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड की करवा रहे थे, डक्ट्स को तैयार करवा रहे थे। और साथ में ये जो HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड अलोंग विद द एस्ट्रोजन क्या कर रहे थे, जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई को प्रिपेयर कर रहे थे फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कि भैया आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि इन एल्वियोलाई को अब इनका टाइम आ गया। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है बताया था ना, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मतलब ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। उन वो लोब्यूल के अंदर क्या भरे होते हैं, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्रेस्ट का, रिकॉल करो, नहीं तो अपनी एनसीईआरटी में खोल के बैठ जाओ। मेमोरी लोब के अंदर देखो क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई को ये रेडी कर रहे होते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन, कि भैया अब आप क्या है मिल्क बनाना शुरू कर दो। तो जैसे ही बच्चा पार्चुरेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, वो जो एल्वियोलाई हैं वो मिल्क उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, उनके अंदर मिल्क भर गया, और वो मिल्क उन एल्वियोलाई में, और जो नीचे की तरफ ब्रेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एम्पुला। सपोज दिस इज द निपल, क्या रे किधर गया इरेजर, तो दिस इज द निपल। यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से क्या निकल रही है बेटा, डक्ट्स। ये डक्ट मिलके क्या बना रही है, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट यहाँ पे आके क्या हो जाती है, थोड़ा सा स्वोलन, और स्वोलन होके ये कहाँ पे खुलती है, इट ओपन्स अप इनटू दी, कहाँ पे, इन दी निपल। ये फिर एक और आ गई, और इसके रास्ते में भी क्या है, एक एम्पुला। यहाँ से क्या है, ये एम्पुला में क्या खुल रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, इस एम्पुला के अंदर क्या खुल रही थी, बहुत सारी, इस एम्पुला के अंदर खुल रही थी मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट बहुत सारी एल्वियोलर डक्ट से मिलके बनी है। यहाँ क्या प्रेजेंट थी, एल्वियोलाई, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेमोरी लोब। तो मेमोरी लोब
मेमोरी लोब के मतलब एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब के अंदर क्या पड़े हुए हैं ये ग्रेप लाइक एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से निकली एल्वियोलर डक्ट, वो डक्ट मिलके उन्होंने क्या बनाई मेमोरी डक्ट के आगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एम्पुला फॉर द स्टोरेज ऑफ मिल्क, और ये जो एम्पुला है बाहर निपल पे ओपन आउट हो रहे हैं थ्रू अनदर डक्ट विच इज नोन एज द लैक्टिफेरस डक्ट। तो मिल्क कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये प्रोलैक्टिन और एचपीएल किसको बोल रहे हैं, इन एल्वियोलाई को बोल रहे हैं कि भैया मिल्क बनाना शुरू करो। तो वो जो मिल्क बन रहा है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, एल्वियोलाई में स्टोर हो गया और एम्पुला के अंदर स्टोर हो गया। कहाँ पे स्टोर हो गया बेटा, एल्वियोलाई में स्टोर हो गया, और कहाँ पे स्टोर हो गया, इन दी एम्पुला। तो अब जब बच्चा पैदा हुआ, पार्चुरेशन हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट मिल्क विच इज फेड टू दी बेबी। तो क्या होगा इस फर्स्ट मिल्क को, दिस इज द फर्स्ट मिल्क, और इस फर्स्ट मिल्क का नेम क्या होता है, इट इज नोन एज द कोलोस्ट्रम। इट इज येलो इन कलर, लो इन फैट्स, फैट इसके अंदर नहीं होते हैं, रिच इन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स बेटा, उनका नेम मैं इधर लिख देती हूँ, चलो इधर लिख देती हूँ, प्रोटीन्स कौन से, लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्टो प्रोटीन, लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोप्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, शुगर, कौन सी, लैक्टोज शुगर, along with the vitamins and minerals। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज। किसके लिए, बच्चा भाई अभी नया नया पैदा हुआ है, बाहर की दुनिया के डेंजरस बैक्टीरिया वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अभी उसकी जान पहचान नहीं है कि भैया ये भी तुझे इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मदर के मिल्क के थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके बॉडी के अंदर पहुंचाती जाती। जब बेबी सकल करेगा मिल्क फ्रॉम द निपल्स ऑफ हिज और हर मदर, तो क्या होगा, वहां से उस मिल्क के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी उसकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी, अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया कुछ हुआ भी तो उससे फाइट करेंगी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी, इन रेडीमेड एंटीबॉडीज को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। और इस बात के ऊपर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि मदर के मिल्क से कौन सी एंटीबॉडी बच्चे की बॉडी में जा रही है, पता होना चाहिए IgA, और बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं IgG से। नहीं, IgG के बारे में भी कुछ स्पेशल है, और वो स्पेशल क्या है वो भी पहले सुनी लो। IgG इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, क्योंकि प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह भी काम कर रहा था ना बेटा, किसी भी चीज को इधर से उधर जाने नहीं देगा। लेकिन ये इकलौती IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो अकेली प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती हैं। तो मदर की बॉडी से जो है, जब जब फीटस डेवलप हो रहा था तो वहां पे भी वायरस और ये सब चीजों को पहली बात तो प्लेसेंटा जाने ही नहीं दे रहा था। इन केस कुछ चला भी गया तो वहां पे IgGs प्रेजेंट थी, कहां से गई, मदर के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा क्रॉस करके कहां पहुंच गई, फीटस में, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी अगेंस्ट दी डिजीजेस, अगेंस्ट दी इन्फेक्शन। और अब मिल्क के थ्रू कौन सी जा रही है, IgA। तो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिल गई, पैसिव मीन्स रेडीमेड, जो वो अपनी बनाएगा एज के साथ, जब वो डेवलप होगा, बड़ा होगा, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट मिल्क की बात, जो क्या होता है, इट इज येलो इन कलर एंड नोट वाइट। जो बाद का होता है दैट इज नोन एज द आफ्टर मिल्क, आफ्टर मिल्क दैट इज वाइट इन कलर, वो वाइट होता है, और उसके अंदर फैट का अमाउंट भी क्वाइट हाई होता है, प्रोटीन्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, शुगर भी होंगे, सब कुछ होगा। पर लेकिन जैसे जैसे बेबी 6 मंथ का हो गया उसके बाद कहते हैं ना, मदर फीड के साथ साथ उसको बाहर का ऊपर से खाना भी खिलाओ, हल्का फुल्का कुछ भी, वो सारी डाइट सब पता चली जाएंगी, नहीं भी पता तो, और वो पता भी होनी चाहिए थोड़ा बहुत लिक्विड्स का इंटेक, कोई सूप्स है ना, मैश किया हुआ बनाना, ये वो सब जो भी होता है। तो वो सब चीजें आफ्टर 6 मंथ्स उसको देनी पड़ेंगी, क्योंकि धीरे 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 ये जो मिल्क के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए इनसफिशियंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का लेवल धीरे धीरे मिल्क के अंदर कम होता चला जाएगा। तो प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, उसको बाहर से देना पड़ेगा बच्चे को। तो अप टू 6 मंथ बच्चा जो है सिर्फ मदर फीड के ऊपर रहता है, एंड दिस इज द आइडियल थिंग
कि एक मदर को एटलीस्ट 6 मंथ अपने बेबी को फीड जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उसके मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसकी मस्कुलर ग्रोथ के लिए और एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बेबी। चलिए जी, हमारे पास बेटा लैक्टेशन भी हो गया। अच्छा, लैक्टेशन में अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या, उसको सेपरेटली मैं लिख देती हूँ कि जो मिल्क का जो बेटा प्रोडक्शन था, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, दैट हार्मोन वाज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था, ये एल्वियोलाई जो प्रेजेंट थी ना ब्रेस्ट के अंदर, उन एल्वियोलाई को स्टिमुलेट कर रहा है कि भैया आपका काम आ गया, आपको जो करना था करो ना, अब क्या करना था, आपको मिल्क प्रोड्यूस करना था, करो प्रोड्यूस। तो वो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, ये वो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो एम्पुला में और एल्वियोलाई में ही स्टोर हो गया। वो मिल्क को लाएं कैसे बाहर। आप कहते हो जी बच्चा जब सकल करेगा निपल अपने आप दूध आएगा, अपने आप नहीं आता। जब वो बेबी अपने मदर के निपल्स को सकल करेगा तो वहां से जो क्या है, एक स्टिमुलस जाएगा मदर की ब्रेन को, और वो ब्रेन क्या करेगा, अगेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट हो जाएगी, वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगेन क्या सिक्रीट करेगी, ऑक्सीटोसिन। हमेशा ध्यान रखना जब भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात आए तो ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कोज करवाना मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ है मैम मसल, ब्रेस्ट के अंदर जो ये मेमोरी लोब्स होती हैं, इनके आसपास क्या प्रेजेंट होती हैं, मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मसल्स। वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उनसे एल्वियोलाई एम्पुला जो है क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन से उन पे प्रेशर आएगा, मिल्क विल बी इजेक्टेड आउट ऑफ द निपल्स। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो किया किसने, प्रोलैक्टिन ने। और मिल्क का जो इजेक्शन है कि बन तो गया, अब इसको बाहर कैसे निकाले मेमोरी ग्लैंड से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। कैसे होता है मैं लिख देती हूं, सकलिंग ऑफ निपल क्या करेगा, यहां से एक स्टिमुलस जाएगा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कर देगा बेटा, स्टिमुलेट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगी, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्मूथ मसल इन मेमोरी ग्लैंड्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, जो मेमोरी ग्लैंड में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, उनको क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, उनका कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्शन। तो इसलिए अब कई बार आप लोग तो खैर छोटे हो, हम जब आप जितने थे, हमने बड़ी अमिताभ बच्चन की पता नहीं मर्द मूवी की कौन सी मूवी है, हम देखते थे कि एक मदर है, उसका बच्चा कितने किलोमीटर्स दूर है, उससे रो रहा है, और मदर की मेमोरी ग्लैंड्स में से मिल्क ऊज आउट हो रहा है। तो क्या क्या, अरे क्या गप दिखाई है बॉलीवुड वालों ने, बेटा गप नहीं है, ये सच में है। अगर एक मदर कई बार सोच भी लेती है ना, सपोज कोई मदर है वर्किंग है, उसका एक छोटा बेबी घर पे है, और अगर मदर को एक बार ख्याल आ जाए ना, अरे मेरा बेबी रो तो नहीं रहा होगा फीड के लिए, उसको भूख तो नहीं लगी होगी, अगर एक मदर सोच भी लेती है ना कि अच्छा भूख तो नहीं लगी है, तो उस वक्त भी क्या हो रहा होता है, उन इमोशंस की वजह से उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होने से हमेशा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, जो ब्रेस्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एल्वियोलाई और एम्पुला में जब बेबी ने फीड ही नहीं किया तो वो मिल्क तो वहां पे स्टोर्ड होगा, तो दैट मिल्क विल ooze आउट फ्रॉम दी निपल्स। तो दिस इज अ रियल थिंग, मतलब ये गपशप नहीं होती। तो ये सिर्फ किस लिए बताया है, हॉर्मोनल एक्शन को समझाने के लिए आपको बताया गया है। चलिए बेटा, तो अब हमने क्या किया इस चैप्टर में, पहले तो चैप्टर खत्म हो गया है, बच्चा पैदा हो गया है, उसको फीड भी करा दिया गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट एस्पेक्ट रहता है जिसकी और हम आज बात कर लेते हैं, अदरवाइज वो लटक जाएगा। और वो चीज क्या है जो बीच में हमने स्किप कर दी थी, दैट वाज ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं बेटा, ट्विंस 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 होते हैं दो तरीके के। एक तो होते हैं बेटा मोनोजाइगोटिक, या जिनको आप बोलते हो आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरे होते हैं बेटा डाइजाइगोटिक और अनआइडेंटिकल ट्विंस। ये क्या होते हैं, हाँ ये भी मैम पूछना था। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं बेटा, देखो ये था जाइगोट, ठीक है, जाइगोट से क्या बन गया बेटा, हमारे पास एम्ब्रियो बन गया। अभी एम्ब्रियो इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन।
अब इम्प्लांटेशन के टाइम पे इसने क्या किया, ये दो में डिवाइड हो गया, या तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे या उससे पहले, जैसे मोरूला है, ब्लास्टूला बना या ब्लास्टोसिस्ट, वो दो में डिवाइड हो गई, डिवाइड इनटू टू। तो दो एम्ब्रियो हो गए, वो दो पार्ट्स हो गए, वो दो पार्ट अलग 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 इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे। तो वो बच्चे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्यों होंगे बेटा, एक ही एग था, एक ही स्पर्म था, और स्पर्म अगर वाई वाला था तो दोनों मेल होंगे बच्चे, और अगर एक्स वाला ही था स्पर्म तो मदर के पास तो होता ही एक्स है, एक्स एक्स वाली तो वो फीमेल होंगी दोनों। तो वो एक ही एग और एक ही स्पर्म से क्या बना था, जाइगोट। वो जाइगोट जब डेवलप हो रहा था उस वक्त उसके दो हिस्से हो गए, वो दो हिस्से अलग अलग क्या हो गए, इम्प्लांट हो गए इन दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो उनसे दो अलग इंडिविजुअल बन गए, लेकिन उनके सेम सेक्सेस होंगे और वो आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट सेक्सेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर एक एक्स होगा और फादर से वाई आया होगा तो दोनों के दोनों तो जाइगोट तो एक्स वाई वाला बना, या मदर से एक्स आया फादर से भी एक्स आया तो जाइगोट तो एक्स एक्स वाला बना ना। तो कोई भी कंडीशन हो, इसके आगे जाके टुकड़े हुए थे एक ही जाइगोट के, तो जाइगोट के नहीं कहूंगी, जब वो आगे डेवलप हो रहा था इनटू एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो स्प्लिट हो गया इनटू टू। और एक कंडीशन होती है बेटा जिनको बोलते हैं हम कॉन्जॉइंट, है ना, कॉन्जॉइंट ट्विंस। ये क्या होते हैं, जुड़े हुए। वो क्या होते हैं, देखो जैसे ये जाइगोट था ना, जैसे ही ये दो ब्लास्टोमियर्स दो इंटू टू डिवाइड होता है ना, ये जो डिवीजन हुई ये डिवीजन हो गई इनकम्प्लीट, है ना। सेल पूरा टू में नहीं डिवाइड हुआ, बाकी ये डिवाइड होता गया, ऊपर वाले हिस्से की दो से चार बन गई, ये रह गई, फिर इनकी और एट बन गई, ये रह गई। तो कुछ हिस्से उनमें कुछ जो है ना, ये वाली जो दो सेल सेपरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो जुड़ी रह गई, टिल एंड तक वो जुड़ी रह गई। और वहां से वो दो इंडिविजुअल जो अपने आप में तब्दील हुआ, आगे जो बढ़े, डेवलप हुए, तो वो दो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं से आपस में चिपके हुए रह गए, उनको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस, है ना, ये सायामीज ट्विंस जिनको हम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको, सायामीज ट्विंस। क्योंकि बेटा ये जो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा था, जितनी भी ब्लास्टोमियर थी ना, हर एक ब्लास्टोमियर के अंदर टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है पूरा फुल फ्लेज इंडिविजुअल बनाने की। तो उनको हम क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंट सेल बोलते हैं। तो ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं, ब्लास्टोमियर्स आर टोटी पोटेंट सेल। टोटी पोटेंट का मतलब इनमें डिवीजन की पूरी पावर है, और डिवाइड कर करके ईच ब्लास्टोमियर कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। अब आ जाइए डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक में कुछ भी नहीं है, गलती से बाय नेचर्स मिस्टेक अगर दोनों ओवरी से एक एक एग आ गया, या एक ही ओवरी ने दो एग प्रोड्यूस कर दिए और दोनों के दोनों ही फर्टिलाइज हो गए, तो क्या होगा, दो जाइगोट, दो एम्ब्रियो, दो इम्प्लांटेशंस, लेकिन वो सेपरेट होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होंगे, टू एग्स इन्वॉल्व है। अब वो दो एग सेपरेट अलग अलग ओवरी से भी आ सकते हैं, एक से भी आ सकते हैं। अब टू एग्स में चांसेस है इनको दो अलग अलग स्पर्म्स जो है फर्टिलाइज करेंगे, ये एग अलग से होगा, ये अलग से होगा। अगर ये वाला एक्स वाले से हो गया और मदर के पास तो होता ही एक्स है, तो क्या बनेगी, फीमेल। अब सपोज करो ये वाला टू एग्स है ना, एक एग के पास तो एक्स हमेशा एक्स ही होगा और दूसरे के पास से वाई था, तो ये क्या बन जाएगा, मेल। अब क्योंकि ये दो अलग एग थे, दो अलग स्पर्म ने आके इनको फर्टिलाइज किया, तो ये दो अलग जाइगोट बनेंगे जिनके सेक्सेस में भी डिफरेंट, सेक्सेस में भी सेम भी हो सकते हैं। अगर स्पर्म वाई वाई, दोनों स्पर्म वाई वाई वाले थे या एक्स एक्स वाले थे, सेम भी हो सकते हैं। सेक्सेस में भी सेम और डिफरेंट, लेकिन वहां पे तो बेटा सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट के टुकड़े हुए थे, जाइगोट के नहीं, उससे जो एम्ब्रियो बन रहा था उसके। यहाँ पे अलग अलग एग हैं, अलग अलग स्पर्म्स हैं, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और वो ट्विंस कैसे होंगे, अनआइडेंटिकल। भाई दोनों अलग अलग थे, दोनों एग अलग थे, दोनों को अलग अलग स्पर्म ने आके, तो वो तो दो अलग इंडिविजुअल की बात हुई। बस क्या हुआ, एक के बाद एक पैदा नहीं हुए, इकट्ठे डेवलप हो गए, इकट्ठे पैदा हो गए। तो ये सब कुछ था बेटा ट्विंस के बारे में। इसके साथ बेटा हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग फटाफट अपनी फिनिश अप करो, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट टाइम पे हिट हो और बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर जम के बैठ जाए पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो क्या ये प्रोसेस ब्यूटीफुल था कि नहीं था, कि नेचर ने कितना ब्यूटीफुली हर चीज को हमारी बॉडी में अरेंज किया हुआ है, कैसे हर प्रोसेस को चलाने के लिए एक पाथवे है, हार्मोनल पाथवे है, न्यूरल पाथवे है। तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, राइट फ्रॉम दी
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था पहले, हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल पढ़ा। वहां से पता चला कि गैमीटोजेनेसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, गैमीट्स बन गए, वो फर्टिलाइज कैसे करते हैं, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, फीटस कैसे बनता है, फुल ग्रोन फीटस कैसा होता है, फिर वो बन गया तो वो बॉडी से बाहर कैसे आएगा, वो बाहर आ गया, फिर उसको फीड कराई जाएगी। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जो हमने पढ़ी। इट वाज नहीं, मुझे कहना चाहिए इट इज रियली अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। तो इसके साथ साथ बेटा आप अपने चैप्टर के लेक्चर्स जो बीच में छूट गए हैं वो भी पूरे डिटेल में इनको सीक्वेंस वाइज पढ़िए, साथ के साथ पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए और अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।